बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री में आप लोगों ने पिछले दिन के लेक्चर में और जो चैप्टर चल रहा था रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, उस चैप्टर में आपने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत सीखा था। व्हाट इज वैलेंसी और संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, दोनों बातें बताई गई थी लेक्चर नंबर 1 में। आज लेक्चर नंबर 2 उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। आपके लिए हम लेकर आए हैं संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को विधिवत समझाना है कि आखिर वैद्युत संयोजकता क्या है, कोई परमाणु अपने बाहरी कोश को स्थायी कैसे करता है, या सहसंयोजकता क्या है, किस प्रकार से साझेदारी से संपन्न करता है। तीसरा उपसंयोजकता क्या है, किस प्रकार से कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर अपने अंतिम कोश को स्थायी करता है। आज इसी बारे में चर्चा हो रही है। नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता, इसी को आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। आयनिक संयोजकता क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसका मतलब होता है बच्चों, जब कम से कम 2 परमाणु हों, 2 परमाणुओं में एक की प्रकृति इलेक्ट्रॉन खोने की और दूसरे की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली हो, तब जो संयोजकता उत्पन्न होगी वह होगी वैद्युत संयोजकता। और इनके बीच में, 2 परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड होगा, जो बंध होगा, वह बंध होगा वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है NaCl, साधारण नमक है ये, इसको रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, और MgCl2, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड और भी हो सकते हैं। अब NaCl में किस प्रकार से बंध उत्पन्न हो रहा है वैद्युत संयोजक, ये देखिएगा। एग्जाम्पल आपका ये है NaCl, Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2,8,1 होगा, KLm मैंने कहा था। जब एक परमाणु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने, दूसरे परमाणु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होगी, तो फिर ये संयोजकता उत्पन्न होगी। Na और दूसरा है Cl, 287 KLm। Na द्वारा 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बहुत कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है, जबकि Cl द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बहुत ही सरल है। Na द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना और अपने अंतिम कोश को स्थायी करना बहुत सरल है, जबकि Cl द्वारा 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत कठिन है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बहुत सरल है। इसलिए Na अपने 72 कोश का अष्टक स्थायी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तब Na 1 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसलिए Na पे 1 इकाई का पॉजिटिव आवेश लगेगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन घट कर रह जाएंगे 10 और इसका कोश स्थायी हो जाएगा। L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरबरी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में समझाया था, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वह स्थायी और पूर्ण माना जाएगा। स्थायी हो गया, कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन खोकर, इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वह अपने अंतिम कोश को स्थायी कर चुका है। दूसरी Cl की बात कर रहे थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो 1 इकाई का ऋणात्मक आवेश लगेगा। जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतनी ही इकाई का, उतनी ही यूनिट का प्लस आवेश, धन आवेश, पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होगा। और जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर उतनी ही इकाई का ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। इट रूल। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जो Na द्वारा खोया गया था। अब इसने 1 रिसीव किया तो बढ़कर 18 हो गए, 2,8 और लास्ट क्लास में भी 8 हो गया, KLm। देखिए बच्चों, दोनों परमाणुओं का बाहरी कोश स्थायी हो चुका है। अब वो कैसे किया है ये बात अलग है, स्थायी हो चुका है। कैसे किया ये भी आप देख रहे हैं
एक ने इलेक्ट्रॉन खोया है, दूसरे ने ग्रहण किया है। तो जब इस प्रकार से इनके मध्य में बंध बनेगा Na धनायन और Cl ऋणायन, तो ये बंध होगा वैद्युत संयोजक बंध। परिभाषा लिखेंगे, जब एक परमाणु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने, जब एक परमाणु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा दूसरे परमाणु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, दूसरे परमाणु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, तो उत्पन्न संयोजकता को वैद्युत संयोजकता तथा बने बंध को वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। बने बंध को वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल में NaCl, सोडियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और भी हो सकते हैं, आदि कर दें। नोट लगा के लिखें इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, नोट में आ जाएगा। जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, नोट में लिखना है, जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतनी ही इकाई का धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतनी ही इकाई का धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर लाइन से, जबकि जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतनी ही इकाई का ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, उस पर उतनी ही इकाई का ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो संयोजकता होगी वो वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता, और जो बंध बन रहा होगा उन परमाणुओं के बीच में वह वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध होगा। तो ये वैद्युत संयोजकता हुआ। अब नंबर 2 आपको डालनी है हेडिंग सह संयोजकता। सह संयोजकता सहसंयोजकता क्या है बच्चों? सह माने साथ में, कम से कम 2 परमाणुओं का होना बहुत जरूरी है। भाई एक परमाणु के बीच में साझेदारी कभी नहीं हो सकती। जब कम से कम 2 लोग हों, 2 परमाणु हों, तो उनके बीच में हम साझा स्पष्ट करा सकते हैं, साझेदारी करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, वो भी कैसी होगी, इसकी विशेषता है बराबर साझेदारी। माने इस प्रकार की संयोजकता में इलेक्ट्रॉन कम से कम, कोई भी परमाणु हो कम से कम 2 हो और दोनों के बीच में साझेदारी होगी जब, तो जो संयोजकता उत्पन्न होगी वो सहसंयोजकता होगी, और जो बंध बनेगा उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय और अध्रुवीय की चर्चा भी आगे आपको करनी है, मिलेगी। तो सहसंयोजकता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यह इस प्रकार की संयोजकता में तब उत्पन्न होती है जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है। परिभाषा लिखें फिर समझाते हैं। जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है, जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है तो उत्पन्न संयोजकता को सह संयोजकता कहते हैं। तो उत्पन्न संयोजकता को सह संयोजकता कहते हैं तथा बने बंध को
सह संयोजक बंध कहते हैं। सह संयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे मैंने बच्चों H2 लिया, अगर मैं केवल H लूंगा तो सह संयोजकता कभी नहीं हो सकती। मैंने कहा था दो परमाणुओं के बीच में कम से कम दो परमाणु हो, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। दो परमाणुओं में मैंने H लिया और देख रहे हैं हम कि H है कितने, दो। दोनों H परमाणुओं को अल्प दूरी पे लिख लिया। और आपको पता है कि H का परमाणु क्रमांक 1 होता है। बोरबरी के अकॉर्डिंग हर परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसको 8 करने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए बोरबरी को अपने नियम में बदलना पड़ा कि हाइड्रोजन जैसे परमाणु को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो फिर उसके अंतिम कोष में 2 हो जाएंगे, और 2 हो जाने पर हाइड्रोजन को पूर्ण मान लिया जाता है। इसलिए इसके नियम से हाइड्रोजन को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टूडेंट्स, केवल 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके पास 2 हो जाएंगे, और 1 इसके पास था। इलेक्ट्रॉन को मैं बिंदु के रूप में दिखा रहा हूं। ये जो पॉइंट रखा है मैंने, ये इलेक्ट्रॉन समझेंगे आप, बिंदु को इलेक्ट्रॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में। अब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने पास 2 करेगा। उसने उससे 1 लेके 2 किया। इसने कहा जब आपके मैंने कोष स्थायी कराया है तो आप में मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देकर मेरा भी कोष स्थायी करवाइए। तो दोनों ने साझेदारी किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको। तो माने दोनों परमाणुओं ने जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो जो संयोजकता हुई वो सह संयोजकता है, और जो बंध बनेगा वो सह संयोजक बंध होगा। अब यहाँ पर बच्चों दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा। 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में एकल बंध लगता है। एकल बंध को इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो H सिंगल बॉन्ड H। और भी एग्जांपल देखें, जैसे O2 ऑक्सीजन, कितने परमाणु हैं, 2। दोनों परमाणुओं को इस प्रकार लिख लेंगे। O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2,6। बोरबरी के अनुसार बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, आप देख रहे हैं 8 करने के लिए 2 चाहिए। एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, हैं कितने, 6। इलेक्ट्रॉनों का रखने का क्रम बहुत अजीब होता है। जिस परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करानी है उस तरफ आप उतने ही रखिए। चूंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन को 2 की साझेदारी करानी पड़ेगी तब 8 हो पाएंगे, इसलिए जिधर साझा होगा उधर 2 रखे। 2 2 4 2 6, इसके पास भी 6 थे, 2 2 4 2 6। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और 8 कर लिया। जब इसने इसको 2 दिया तो इसने भी इसको दिया 2 और 8 कर लिया। दोनों के बीच में 2-2 की साझेदारी हुई, इसलिए डबल बॉन्ड आएगा, O डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार आप और भी स्ट्रक्चर देखेंगे, N2 H2 हो गया, O2 हो गया, N2 नाइट्रोजन, दोनों परमाणुओं को लिख लिया NN। N का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2,5 K और L। दोनों परमाणुओं की अंतिम कक्षा में, माने नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको जो 8 हो जाएं, आपको सीधे दिख रहा है अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन और जरूरत है तो 8 हो जाएंगे। 3 चाहिए, इसलिए जिधर साझेदारी होगी उधर 3 रख देंगे, 2 इधर रख दिए। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को यहाँ वितरण दिखाते हैं, 1 2 3 2 5। इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लिया और अपने अंतिम कक्षा में 8 किया। इसी प्रकार इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लिया और अपनी अंतिम कक्षा में 8 किया। दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अंतिम कोष स्थायी किया है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N। उदाहरण में H2 स्ट्रक्चर बना लेंगे, O2 स्ट्रक्चर बना लेंगे, N2 स्ट्रक्चर बना लेंगे, ETC बहुत सारी होती हैं, और भी एग्जाम्पल बताएंगे। अब नोट में लिखेंगे, नोट पॉइंट बनाएंगे और नोट में लिखेंगे, जब 2 परमाणुओं के मध्य में, जब 2 परमाणुओं के मध्य में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उसे एकल बंध से, एकल बंध इस प्रकार से, तथा 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है
तो उसे द्विबंध से, ये द्विबंध का सिंबल है, तथा तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इसे त्रिबंध से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आज के वीडियो में और लेक्चर नंबर 2 में मैं इतना ही रखूंगा, आगे आपको लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा।